साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो महा कंट्रोवर्शियल है। लिव इन रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं, एग्रीमेंट करें या नहीं करें। अगर कोई लड़की हमारे साथ में है, फुल मज़े ले रही है और अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि उसका जो है शारीरिक व मानसिक शोषण हुआ है, उसके साथ सेक्स हुआ है और वो सेक्स फोर्सफुली हुआ है, ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज हुआ है, तो क्या करेंगे? क्या पुलिस उठा के ले जाएगी या मजिस्ट्रेट जेल भेज देगा? ज़िंदगी झंड ना हो जाए और ज़िंदगी में जब हम कोई काम कर रहे हैं वो गलत ना हो जाए, तो उस बारे में कोई टेक्निकल राय भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो नहीं होगी तो अल्टीमेटली कन्फ्यूज़ होते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, मार्ग नहीं मिलेगा, अंतोगत्वा परेशान हो जाओगे। तो साथियों, फ़ायदा समस्या बनने में नहीं है, फ़ायदा समाधान बनने में है। समस्या हर आदमी की लाइफ में है, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो लुगाई की हो, पर अगर उसका समाधान आपके पास में है तो वो समस्या नहीं रहती है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ ईश्वर से भी कि वेन एवर ट्रबल कम्स डू नॉट आस्क द गॉड बाय मी, ऑलवेज आस्क हिम ट्राई मी। पर ट्राई के चक्कर में ईश्वर इतनी परीक्षा ना ले ले कि घुटने ही टूट जाएं। प्रार्थना करो, प्रभु से कहो कि सब स्वस्थ रहें, सब कानून की प्रक्रिया से मुक्त रहें, क्योंकि ज़्यादा कानून की प्रक्रिया में फंसना भी अपने आप में ही एक दिक्कत की स्थिति है। क्योंकि हम लोग आए क्यों हैं? पढ़ने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, और फंस गए चक्करों में। पर समस्या जो बेसिक है उसमें ना फंसो। तो आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन जो है देने वाला है, कंसेप्चुअली बूस्टअप करने वाला है। कि सबसे पहली बात आपको ये डिटरमिन करने में हेल्प कर देगा कि भाई जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो रास्ते में क्या दिक्कतें आएंगी और उसका सामना कैसे करना है, ताकि आपकी जो लाइफ है वो इंडेंजर ना हो और कोई भी आपकी महत्वपूर्ण लाइफ से खिलवाड़ ना कर सके। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक बात को नोट डाउन कीजिए। और साथियों, एक बात को जो है आप लिख के रखिएगा कि आपका ज्ञान ही जो है आपको श्रेष्ठता दिलाएगा, चाहे आप किसी भी स्थान पर खड़े हो। तो कोई चीज़ अगर आपके ज्ञान को वर्धन कर रही है, आपको बूस्टअप कर रही है, तो उसे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप नोट कीजिए टॉपिक का नाम, जजमेंट का नाम। जजमेंट क्या है? जजमेंट पास बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। जजमेंट का डेट है 13/9/2023। एस राजा दुरई वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का ये जजमेंट है। तो मैंने आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो कन्वे कर दी है। इस मामले में क्या हुआ था कि रिट जो है फाइल हुई थी आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 संविधान के तहत, और साथ में सेक्शन 482 सीआरपीसी पर भी अपना केस जो है निर्भर किया कंसर्न पिटिशनर ने। उसका कहना यह था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है सेक्शन 376, 323, 506, 509, सेक्शन 427 आईपीसी में, उसको जो है रद्द किया जाए। फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या था कि एक लड़की जो है थाने पहुंच गई, जो कि बेसिक नॉर्म्स आजकल आप देखते हैं ये पहुंच जाती हैं, और जाते ही उसने सबसे पहले तो अपना रोना रोया कि साहब मेरे साथ जो है धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया कि साहब एक लड़का है और उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं धोखे में आ गई और मैंने उसके साथ जो है रिलेशनशिप कायम कर ली है। अल्टीमेटली मालूम पड़ा कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है और मेरे साथ जो है धोखा हुआ। फिर मैंने इसको फिर भी एक मौका दिया कि सुधर जा, और मौका कैसे दिया समझिएगा कि उसको उसने ये कहा कि भाई चलो ठीक है भाई, जो होना वो हो गया, पर इसका सॉल्यूशन तुम निकालो। तो लड़के ने विश्वास दिलाया कि मैं अपनी वाइफ से जो है तलाक ले लूँगा और 6 महीने के भीतर अपन जो है एक लॉफुल मैरिज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये मेरे मज़े लेता रहा, मैं हो गई प्रेग्नेंट और अल्टीमेटली इसने मेरे को छोड़ दिया। मैं फ़ोन करती रह गई, इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और अल्टीमेटली मुझे मजबूरन जो है रिपोर्ट लिखानी पड़ रही है। अब ज़रा सोचो, ये फोर्सफुल सेक्स क्या होता है? कभी किया किसी ने फोर्सफुल सेक्स? किसी ने नहीं किया होगा। करता कौन है भाई? किसी के पास टाइम ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो कंसेंचुअल होता है, पैशनेट सेक्स की कैटेगरी में आता है कि मजे दोनों ने लिए, ऐश कर लिए, और जब पर्दा खुल गया या लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया तो छोड़े कैसे इसको? तो अपने बाप के पास गई या पुलिस के पास गई कि सब मेरे साथ तो जो है रेप हो गया। जो कुछ हुआ है फोर्सफुली हुआ है। भाई रेप 1 या 2 बार ही होगा, 100 बार नहीं होगा। 100 बार तो सेक्स ही होता है, वो भी आनंद के साथ में। ये बिल्कुल फैक्ट है। पर एक्चुअली जो जांच कर्मचारी है उनको भी इस बात को सोचना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए कि वास्तव में जो लड़की केस लेके आ रही है वो केस जेन्युइन है या नहीं है। पर इनकी तो किसी भी थ्योरी है, रिपोर्ट लाई, लड़के को फोन कर देंगे भाई तू थाने आ जा, लड़का जो है भुगतता रहेगा, अल्टीमेटली ये लोग जो है मजे लेते रहेंगे। कुल मिला के अगर एजेंसी जो है जांच से कर ले, अपने कर्तव्यों को सही रूप से निर्वहन कर ले, तो कम से कम 50% मुकदमे जो फॉल्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं, हट सकते हैं कानून की बुक से। पर नहीं, हमको जाँच करनी है, महिला है, सच बोल रही होगी, लड़के को उठाया, उसको जो है अरेस्ट
कर लिया। साथियों इस मामले में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो लड़की है ये भी ऑलरेडी मैरिड थी, इसने भी ये फैक्ट छुपा लिया। एक तरह तो कहते हैं कि मेरे साथ शोषण हो गया, वो तो ऑलरेडी मैरिड है, उसका बच्चा भी है, उसके बाद जा रही है लिव इन के अंदर, और उसका फिर ये कहना है कि इस लड़के ने मेरे साथ एक लिव इन रिलेशनशिप जो है एग्रीमेंट कर लिया और मैं जो है विश्वास में रह गई, और ये एग्रीमेंट भी जो है फॉर्ज है, ना तो मैंने लिखवाया ना मैंने साइन करे, बट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश नहीं कर पाई वो जिसके हिसाब से ये कह सकें कि ये एग्रीमेंट जो है वो फॉर्ज है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि डॉक्यूमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, इसको आज आप समझोगे। सेक्शन 91 और सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट का निकाल के पढ़ लेना कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस है, तो वहाँ पर ऑक्यूलर एविडेंस नहीं दे सकते। डॉक्यूमेंट को हटाना है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो आपकी बात जो है सुनी जाएगी। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है प्रिवेल करेगी एज पर सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओवर द ऑक्यूलर एविडेंस, जिसके लिए प्रोविजन है धारा 59 और धारा 60 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो एक समझदारी कितना उस लड़के का जो है फायदा कर गई। साथियों यहाँ पर उसके वही आर्गूमेंट्स है कि एफआईआर क्वैश करो, लड़की ऑलरेडी मैरिड है, तो ऐसा कहना कि मैंने धोखा दिया है तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो धोखाधड़ी है अपने खुद के पति को कि शादी किसी और से कर ली, बच्चा पैदा कर लिया और उसके बाद चल दी आगे भैया कि हमको तो लिव इन रिलेशनशिप करना है, खूब मजा लिया, प्लेजर लिया, अल्टीमेटली जो उसकी इच्छाएं थी फुलफिल नहीं हो पाई तो लगा दिया स्टिग्मा कि नहीं साहब मेरे साथ जो है धोखेबाजी हुई है और ऑन द फॉल्स प्रिटेक्स्ट जो है मेरे साथ जो है मैरिज की गई है। अब साथियों कोर्ट को यहाँ पर एनालिसिस करना था कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज क्या है और क्या वास्तव में जो है रेप हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है, कोर्ट ने अपने फैसले के पेज नंबर 6 पर कोड कर दिया है लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट वो कैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है पेज नंबर 7, 8, 9 पे, उसको निकाल के आप जो है पढ़ लेना। अब मोटी मोटी बात क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इसको भी जो है डिफाइन कर दिया कोर्ट ने। ये रिलेशनशिप क्या है, कोहैबिटेशन बिटवीन टू पर्सन्स, जहाँ पर वो सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं पर कोई फॉर्मल प्रॉमिस नहीं है मैरिज करने का। इस सिनेरियो में ऐसा जो एक्ट है ये कहलाएगा लिव इन रिलेशनशिप। ऑल दो इट में भी इमोरल कि लोग बोलेंगे भाई क्या कर रहे हो, गलत से कर रहे हो, जो ये फालतू बैठते हैं ना अंकल जी है रोड के ऊपर, ये तो विशेषता कहता है नहीं भाई गलत कर रहे हैं भाई, ऐसा अच्छी बात थोड़ी ना है। और मानो बड़ा घर में जो है दिए बुझ गए, तो कहने की बात ये किसी की बुराई करने से अच्छा कि अपने घर में ध्यान दो और जिसको जो करना वो करेगा। डू नॉट मेक एनी इंटरफेरेंस, किसी के फट्टे में जो है अपने पैर मत फंसाओ, अदरवाइज मालूम पड़ा कि अपने घर में जो है तबाहियाँ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस डायमेंशन को जो है कई जगह पर रिकॉग्नाइज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है लता सिंह का, फिर जजमेंट है एस खुशबू का, और उसके बाद जजमेंट है जोसेफ शाइन का, फिर जजमेंट है डी बेलुस्वामी का। सभी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इफ़ टू अडल्ट्स विलफुली एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट देयर बीइंग अ मैरिटल सेटिंग although with obvious exception of adultery as defined under section 487 of IPC। तो कहने की बात यह कि दो व्यक्ति हैं, एक मेल और एक फीमेल रिलेशनशिप में सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं, एडल्ट्री नहीं है पर वो लिव इन रिलेशनशिप अपराध भी नहीं है। अभी एक रिसेंट जजमेंट आया पंजाब हाई कोर्ट का, उसको लेकर कई जगहों पर टेंशन हो गई कि भैया अब तो मर गए, फंस गए, अब तो बच ही नहीं सकते, खत्म खल्लास। एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है तो वो प्रिवेल करेगा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फायदे की बात कही है कि रिलेशनशिप है, कंसेंचुअल है और लंबे टाइम तक है, तो उस सिनेरियो में लॉ आपका कुछ नहीं करेगा, कोई लॉ खुद ऐसे रिलेशनशिप को बार नहीं करता है। और जो चीज़ लॉ बार नहीं करता है, जो चीज़ लॉ का वॉयलेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जोसेफ शाइन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वुमेन की अपनी डिग्निटी है, उसकी अपनी लिबर्टी है, उसकी अपनी प्राइवेसी है, उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो चूज़ कर सकती है कि किसके साथ जो है सेक्स करना है। जब सुप्रीम कोर्ट इनको राइट दे रही है तो फिर दिक्कत क्या रही है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इस लड़के ने करा कि लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट जो है लिखा के रखना, उसका फ़ायदा ये कि अगर ये लड़की कल को उधम धाड़ कर देगी, कल को थाने पहुँच जाएगी, तो कम से कम वो एग्रीमेंट जो है आपके लिए हेल्पफुल है। बनाना कैसे है, वो जजमेंट में इनबिल्ट है, तो बनाओ उस एग्रीमेंट को, नहीं बनाओगे तो आपका जो है नुकसान होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है वो डिफर है फ्रॉम रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज में भी सेक्स है, पर वहाँ पर प्रिटेक्स्ट है मैरिज का, जबकि यहाँ पर प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि लड़की ने जैसा कहा है कि मेरे साथ जो है धोखा हुआ है, पर जो एग्रीमेंट है उसमें कहीं भी नहीं है कि ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज मैं जो है रिलेशनशिप कायम कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि शंभू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करा एक ऐसी एफआईआर को जो कि दर्ज थी
कि लड़की के साथ जो है रेप हुआ है ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो कोर्ट ने कहा कि अगर रिलेशनशिप है, लंबे टाइम तक है, विदाउट एनी फियर है, तो वहाँ पर इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो साथियों कोर्ट ने कहा कि फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज तब आता है कि जब लड़की के साथ वो रह रहा हो और रिलेशनशिप जो है वो नेचर ऑफ मैरिज हो, बट जब दोनों को रहना ही कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए, और दोनों जो है सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं और दोनों ही इस बात को जानते हैं कि वो लॉफुली मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो इस सिनेरियो में जो ये रिलेशनशिप है वो कहलाएगी लिव इन रिलेशनशिप, ना कि रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। उदाहरण के लिए इसको अपन और समझते हैं इजी वे के अंदर, ए और बी जो है दोनों अनमैरिड है और दोनों जो है एडल्ट है, साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर मैरिज को प्रिजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में दोनों मैरिज के लिए एलिजिबल है। पर दोनों ही मैरिड है या एक मैरिड है तो मैरिज के लिए दोनों ही पक्षकार या कोई एक पक्षकार जो है एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या कंसेप्ट कहलाएगा, ये लिव इन रिलेशनशिप। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज का कंसेप्ट तब आएगा कि जब नेचर मैरिज की तरह हो और मैरिज के लिए पक्षकार सक्षम हो पर मैरिज नहीं कर रहे हो, जबकि लिव इन में सेक्स है और एक फॉर्मल प्रॉमिस है कि हम दोनों जो है सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करेंगे, पर कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं है कि हम जो है मैरिज करेंगे, तो वहाँ पर लिव इन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्रेंस भी ड्रॉ करना सीखना चाहिए कोर्टों को। इन्फ्रेंस ड्रॉ कैसे होगा भाई, जब दोनों ही पक्षकार एलिजिबल नहीं है मैरिज करने के और मैरिज जो है बार्ड बाय लॉ है, तो इस सिनेरियो में लिव इन ही चलेगा। अगर बीच में सेक्स है तो उस सिनेरियो में प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज को जो है अज्यूम नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि लड़की जो है खुद बिलफुल है और लड़की ने जो है फैक्ट को छुपाया है, और अब वो जो है ये कहते हैं कि साहब उसके साथ जो है गलत हुआ, तो ऐसे स्टेरियो में जो रेमेडी अवेलेबल है कानून की उसको एक्सटेंड हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, लिविंग की जहां तक बात है तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, भले ये इमोरल एक्ट है, बट वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू कमेंट ऑन दिस एंड वी कुड नॉट इंपोज आर रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मोरालिटी। जज को फैसला करना है एज पर लॉ, उसका अपना मॉरल कंटेक्स्ट क्या है वो किसी फैसले में जो है ना डाल सकता है ना ही इसकी बात कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है उसको फॉलो करना है और ये इंटरप्रिटेशन किसी भी रूप में रिप्लेस नहीं हो सकते हैं बाय द मॉरल जजमेंट। तो कोर्ट ने कहा जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि पक्षकार जब मैरिड है, साथ में रह रहे हैं, लड़की को इस बात की जानकारी है कि वो जो कर रही है वो सेक्स है, कंसेंचुअल सेक्स है, उसकी जानकारी में फैक्ट है कि लड़का मैरिड है, उसके बाद भी तलाक करने की बात वो करती है, फिर वो रिलेशनशिप बना रही है, प्रेग्नेंट हो गई और फिर वो स्टोरी सेटअप कर रही है, तो इट मीन शी इज विलफुल, शी इज कंसेंचुअल एंड इट कुड नॉट बी सेड दैट कि उसके साथ जो है अपराध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो बेनिफिट है उसको नहीं मिलेगा एंड वी कुड कंक्लूड दैट बोथ ऑफ देम आर इन लिव इन रिलेशनशिप। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एफआईआर को जो है क्वेश्चन करने की ऑर्डर कर दिया। तो इस जजमेंट से हमें महत्वपूर्ण बात सीखने को क्या मिलती है कि जब भी दो पक्षकार हैं उनके बीच रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं हो, तो उसको आपको रूल आउट करने के लिए सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट लिखना है। उसमें किसी भी रूप में ये नहीं लिखना है कि पक्षकार भविष्य में जो है शादी कर लेंगे, इस प्रिटेक्स्ट के तहत जो है रिलेशनशिप जो है कायम किए जाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द ट्रबल टूवर्ड्स योर सेल्फ। करना क्या, सिंपल एग्रीमेंट लिखो, उसमें लिखो भाई हम लोग एंजॉय करेंगे और भविष्य में जो भी स्थितियां होंगी उस बारे में हम लोग इसको ब्लेम नहीं करेंगे कि हमारे साथ जो है गलत हो गया। हम लोग एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है और हम दोनों जो भी एक्ट कर रहे हैं अपनी कंसेंट से कर रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एग्रीमेंट जिससे भी करें और जिसके साथ कर रहे हैं बोथ मस्ट बी एडल्ट। कहीं ऐसा ना हो कि किसी माइनर से आप जो है एग्रीमेंट कर लें, इसके साथ आप सेक्स कर लें, बाद में जो है मालूम पड़ा कि वो माइनर है, तो आपके लिए पॉक्सो का ट्रबल भी जो है खड़ा है, क्योंकि पॉक्सो में स्पष्ट है कि भले ही लड़की की कंसेंट है, इसके बावजूद भी मामला इस ग्राउंड पर खत्म नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के सावधानी ही बचाव है। अगर सावधान रहेंगे, लॉ को पढ़ेंगे और उसके अनुसरण में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कोई भी नुकसान जो है आपको नहीं होना है। तो साथियों हेल्दी रहें, लॉ को पढ़ें, नियमित रूप से जो है अपनी ऊर्जा को जो है बढ़ाएं, नियमित रूप से ऊर्जावान बने, नियमित रूप से कानून पढ़कर अगर आपका शोषण कोई करने वाला है या आपके राइट को कोई अफेक्ट करने वाला है तो कानून पढ़कर उसका सामना करना भी सीखें। कल को लाइफ में ऐसा ना हो जाए कि हम मजे करते रह गए पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय हम तैयार ही नहीं है। जिन जिन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को जो है चुना है, अपने स्ट्रगलिंग जोन को छोड़कर, उनको हमेशा जो है वो दुख भोगना पड़ा है। मैं इंजॉय हर आदमी कर रहा है, पर लॉ की जानकारी होगी तो कम से कम अगर पुलिस बुला लेगी तो आपके पास एक हथियार है, आप बात कर सकते हो कि नहीं भाई जो आप कर रहे हो वो गलत है। अगर आपको कोर्ट तलब करता है तो आपके पास एक स्टैंड है बोलने का, तो कम से कम स्टैंड बोलने का रहेगा तो आप आगे बढ़ो। स्टैंड ही नहीं है और फिर मजे लिए जा रहे हो तो अल्टीमेटली परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो साथियों आप अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार हो गए और अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो भविष्य में ऐसी स्थिति में अगर आप फंसते हो तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा। तो सावधानी रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।